नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube मंच सच्ची बातें खरी खरी में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में स्थित महामना की इस बगिया में आजकल बड़ी हलचल है। हलचल इसलिए है कि चिकित्सा विज्ञान संस्थान में तमाम तरह की अनियमितताएं सामने आ रही हैं और लाख विरोध के बावजूद उन अनियमितताओं पर कोई अंकुश नहीं लग पा रहा है। मैं बीएचयू के आईएमएस के हृदय रोग विभाग के पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर ओम शंकर जी से जानने का प्रयास करूंगा कि क्या क्या अनियमितताएं हो रही हैं। ये लंबे समय से उन अनियमितताओं के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते रहे हैं। हालांकि एकाध चीज़ों में इनको सफलता भी मिली है सरकार के स्तर पर, जैसे स्वास्थ्य के अधिकार को लेकर इन्होंने जो आंदोलन चलाया उसी का परिणाम है कि अब 70 वर्ष के हर आयु, हर आर्थिक, सामाजिक और आर्थिक वर्ग के लोगों को, 70 वर्ष के ऊपर के लोगों को आयुष्मान कार्ड का एक्स्ट्रा 5 लाख रुपए का लाभ मिलने जा रहा है। डॉक्टर साहब, अभी आप ताबड़तोड़ कई प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की और आपके सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर, फेसबुक पर हृदय रोग विभाग से संबंधित या और भी चिकित्सा विज्ञान से संबंधित तमाम तरह की अनियमितताओं के बारे में आप लिखते रहते हैं। क्या इसका है मर्म? देखिए, सबसे दुख की बात यह है कि जो भी मैं करता हूँ इसमें कोई व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं करता मैं। और बड़े दुख की बात यह है कि जिस तरह से हमारे देश में लोकतंत्र का हनन हो रहा है और आम जनता की आवाज़ों को दबाया जा रहा है, समाज में एक तरह का डर सा बन गया है माहौल। और समाज क्या, यहाँ के जो नेतागण हैं उनके, ऐसा नहीं कि सिर्फ जो विपक्षी नेता है उनमें भय है, बल्कि जो पक्ष के भी नेता हैं वो भी बोलने से डरते हैं अपने, मतलब आप जिसको ऑटोक्रेसी कहते हैं जी, उस उस तरह का माहौल है पूरे देश के अंदर। और आप कह सकते हैं, मैं इसे अघोषित नहीं घोषित इमरजेंसी कह सकता हूँ पूरे देश के अंदर। और वही इमरजेंसी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर भी लागू है। यहाँ पर आज से 3 साल पहले एक कुलपति महोदय की नियुक्ति की गई थी जिनका नाम प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन है। कुलपति महोदय आज तक के जितने भी कुलपति बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बनाए गए उन सब में न्यूनतम स्तर के कुलपति साबित हुए पिछले 3 सालों में। वो लोकतंत्र में बिल्कुल विश्वास नहीं करते, वो भारतीय संविधान और बीएचयू की संविधान में बिल्कुल विश्वास नहीं करते। उनका विश्वास सिर्फ धन उगाही और भ्रष्टाचार में, जिधर एन केन प्रकारेण उसको पैसे की उगाही करनी है। और लगातार जब से आए हैं इसी कार्य में जुटे हुए हैं जी। अब ये किस किस तरीके से ये कार्य करते हैं ये समझने की बात है जी। क्या हुआ कि जब ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इनकी नियुक्ति हुई थी, सरकार ने 1000 करोड़ इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस के नाम पर, यानी इस जो विश्वविद्यालय को उसकी जो यहाँ पर जो सुविधाएं हैं उसको बढ़ाने के लिए और विश्व स्तरीय करने के लिए 1000 करोड़ रुपए दिए थे। उस 1000 करोड़ से अगर मेरा जैसा व्यक्ति होता तो मैं आज यकीनन बता सकता हूँ कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी दुनिया में नहीं तो कम से कम भारत में ज़रूर सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी मानकों पे खड़ा हो जाता। लेकिन अगर आप देखेंगे इस कुलपति जी जो वर्तमान के हैं, इन्होंने इस धन का कहाँ उपयोग किया या दुरुपयोग किया ये आपको दिखाई भी नहीं देगा और किसी भी चीज़ में आपको बेहतरी महसूस नहीं होगी इनके इस धन के उपयोग या दुरुपयोग से। अब ये धन का दुरुपयोग कैसे कैसे करते हैं इसका आपको एक नमूना बताते हैं कि इन्होंने ऐसे पदों का यहाँ सृजन किया जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एक्ट, इंस्टीट्यूट और ऑर्डिनेंस में कहीं भी लिखित नहीं है। उन्होंने अपने लिए एडवाइजर्स कहकर नियुक्तियाँ की। एडवाइजर्स
जिसका कोई एडवर्टीजमेंट नहीं निकला, यानी नियुक्तियों के लिए एडवर्टीजमेंट सबसे पहले होता है, फिर उसके विज्ञापन के बाद जो है उनके नियुक्ति के लिए स्क्रीनिंग होता है जी, और छटनी होती है उसकी, और छटनी के बाद फिर उसका साक्षात्कार होता है, बोर्ड बैठती है, फिर बोर्ड चयन करता है कि कौन व्यक्ति उपयुक्त है और कौन व्यक्ति अनुपयुक्त है। जी, इन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को सुधीर कुमार जैन प्राइवेट लिमिटेड बना दिया है और ये खुद डिसाइड करते हैं कि कौन व्यक्ति को नियुक्त करना है, उनको सैलरी कितनी देनी है, जबकि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कानून के हिसाब से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में नियुक्तियों का अधिकार सिर्फ और सिर्फ कार्यकारिणी परिषद के पास जी। है। जैन साहब ने पिछले 3 सालों के कार्यकाल में अब तक ये सुनिश्चित किया कि ये कार्यकारिणी की जो परिषद है उसका गठन ना हो पाए, ताकि उनके जो भ्रष्टाचार हैं वो लगातार चलते रहे और वो अनियंत्रित रूप से जो मन करे एक राजा की तरह कार्य करता रहे और करता आया उन्होंने, और भ्रष्टाचार जमकर फैलाया। ये कार्यकारिणी परिषद का कार्य होता है कि कुलपति के अनैतिक कार्यों के ऊपर लगाम लगाए जी, और सिर्फ कानून संबद्ध जो निर्णय हैं उनको ही विश्वविद्यालय परिसर में लागू किए जाए, और अगर कोई गलत कार्य करता है तो उसके लिए कुलपति के विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा कर सकते हैं वो। तो इसलिए उन्होंने सबसे पहले अपने ऊपर जो लगाम था उसको उन्होंने तोड़ दिया और जमकर भ्रष्टाचार किया जी। ये तो मैंने बताया कि मतलब कम से कम 70 से 100 की संख्या में उन्होंने एडवाइजर्स नियुक्त किए, जिनको मनमाने ढंग से उनका जो सैलरी है उसका भी निर्धारण किया, उसके कार्य क्या है उसका भी निर्धारण किया, जबकि ये सारे कार्य अगर आप देखेंगे तो BHU एक्ट 15 के 1 और 2 जो धारा है उसके अधीन ये कार्य परिषद का अधिकार है, यानी कि कार्य परिषद के अधिकारों का उन्होंने दुरुपयोग किया जी। और उन्होंने ये कार्य अपने आप को जब पूछा गया यहाँ से कि भाई कि अभी RTI डाल के कि आपने यहाँ कितनी नियुक्तियाँ की हैं, तो इनके जो ऑफिस हैं वो जवाब देता है कि मुझे मालूम नहीं। पूछा गया कि कितनी सैलरी आप देते हैं, मालूम नहीं है। कहा कि ये सब हमारे रिकॉर्ड में ही नहीं है जी। तो सवाल ये है कि अगर ये विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड में नहीं है और RTI का जवाब सही है तो इसका मतलब भी होता है कि ये सुधीर कुमार जैन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ना कि ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जिसको कि महामना और हमारे पुरखों ने भीख मांग कर खड़ा किया था, अपने दान के पैसों से खड़ा किया था, वो विश्वविद्यालय अब एक निजी कंपनी बन गई है, सुधीर कुमार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि ना सिर्फ इन्होंने नियुक्तियां अवैध की उनकी, उनको धन का आवंटन किया। हो सकता है कि उस धन को वापसी भी कुछ उनको मिलता हो जो सैलरी के रूप में देकर उनका अपना कोई साठगांठ हो कि तुमको इतना दूंगा, तुम इतना मुझे वापस देना। ये एक गहन शोध का विषय है, इस पर जांच कमेटी गठित करके जांच होनी चाहिए। दूसरा, इन्होंने कार्यकारिणी परिषद क्यों नहीं गठन की, इस पर शोध होना चाहिए। अब तीसरी बात जो है, इन्होंने यहाँ पर हरे हरे पेड़ थे जो 100 साल पुराने थे, धरोहर पेड़ थे जो महामना के समय के थे, और यहाँ आप बैठे हैं, ये पेड़ यहीं ठीक सामने आप जाएंगे उसका वीडियो बना ले सकते हैं। कम से कम सैकड़ों ऐसे पेड़ों को काट कर बेच लिया। ये पेड़ काटने से एक तो वायु जो यहाँ विश्वविद्यालय जिसके लिए पहचानी जाती थी पेड़ों के लिए, हरियाली के लिए, उस पर यानी विश्वविद्यालय की जो मूल सोच थी उस पर आघात है। वो पेड़ हरे थे उसका सबूत भी आपको मिलेगा, क्योंकि जहाँ से उन्होंने काटा है वहाँ से पेड़ खुद हरे कल्ले निकल गए। यानी कि आप कोई भी देख सकता है वहाँ पर जा कर के कि ये सूखे पेड़ नहीं थे, क्योंकि सूखे पेड़ों से ये नहीं निकलते जी। तो ये अगर आप देखेंगे तो ग्रीन ट्रिब्यूनल जो चीज़ें होती है वो इसके देख रेख करते हैं, उसके कानूनों का भी अवहेलना है NGT की। और प्लस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पैसे उगाही का ये न्यूनतम स्तर है।
जी कि पैसे के लिए या व्यक्तिगत घर में कार्य करने के लिए आप कटवा के लिया गए, क्या गए, ये तो आपको पता होगा। आपने किस तरह से क्यों जी। कटवाया, इसका आपके पास क्या जवाब है? और वो भी वहाँ कोई कंस्ट्रक्शन नहीं चल रहा है, कोई आर्गूमेंट हो नहीं सकता। ये बच्चों के स्कूल के सामने पेड़ हैं लगे हुए, जहाँ गर्मी के मौसम में जहाँ आप देखते हैं कि 45 से 50 डिग्री की टेम्परेचर हो रहे, जहाँ छोटे छोटे बच्चे निकल कर खड़े होते थे पेड़ों की छाया में, उस पेड़ को आपने कटवा दिया। कोई काटे जाने के पीछे कोई आर्गूमेंट वैलिड नहीं है आपके पास, सिवाय कि अब शक्ति का पैसों के लिए दुरुपयोग किया है आपने। उसके बाद आपने क्या किया कि जो चिकित्सा विज्ञान संस्थान है, जी चिकित्सा विज्ञान संस्थान, जो इसमें एक धुरंधर हैं जिनका नाम है चिकित्सा अधीक्षक प्रोफेसर के गुप्ता जी। जी उनको ब्लड बैंक में किए गए भ्रष्टाचार की वजह से पद से हटाया गया था। जी उनके भ्रष्टाचार की वजह से उनको पद से हटाया गया था 2015 में, और उसके बाद बनी जांच कमेटी ने उसमें उसको दोषी पाया कि उन्होंने ब्लड बैंक को बिना उसके लाइसेंस के चलवा रहा था। वो खुद को स्वघोषित ब्लड बैंक इंचार्ज बता रखा था। जब उनके नियुक्ति पत्र मांगी गई तो उनके पास ब्लड बैंक में नियुक्ति की कोई पत्र उनके पास नहीं थे। उसके बाद जब उनको ऐसा क्यों नहीं था उनके पास, क्योंकि मेडिसिन विभाग का कोई भी प्रोफेसर ब्लड बैंक का इंचार्ज हो ही नहीं सकता। और गुप्ता साहब जो है प्रोफेसर के गुप्ता मेडिकल सुप्रेंट, वो मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर हैं, वहाँ पैथोलॉजी के प्रोफेसर होने चाहिए। उसके बाद इन्होंने आईआईटी के बच्चों द्वारा दान किए गए 653 यूनिट ब्लड को बेच लिया था और उसके पैसे ले लिए थे। उसके बाद ब्लड जो इकट्ठा होता था, जो यहाँ पे खरीद होती थी, उसमें बेवजह सामानों की खरीद की थी, सिर्फ उसमें कट्स और दलाली के लिए, और वो मशीनें कभी उपयोग में यूज़ में नहीं आई। तो इस तरह से बहुत सारे सामानों का इन्होंने पैसों और कट्स और दलाली के लिए इन्होंने दुरुपयोग किया। ऐसे व्यक्ति को न सिर्फ उसी आधार पर विश्वविद्यालय से बाहर किया जाना चाहिए था, बल्कि इनको सीधा जेल भेजा जाना चाहिए था, क्योंकि ये एक वित्तीय अपराध भी है, स्कैम है ये। लेकिन वो बंदा उसके बाद भी जो 15 में जब उसको हटा दिए गए, तो उसके बाद फिर से वो बंदा जो है एक अपराधी व्यक्ति, पहले इमरजेंसी का इंचार्ज बन जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी दवाइयाँ आती जाती है, पैसा होता तो वहाँ लेन देन में, तो वहाँ का पहले बन गया। उसके बाद कोविड आ गया, वहाँ पर जब वो इमरजेंसी में पोस्टेड थे, वहाँ उन्होंने नर्सिंग स्टाफ को थप्पड़ मार दिया। यानी बदतमीजी देखिए, ना सिर्फ वो अपराध मतलब चोर हैं, क्रिमिनल भी हैं ये, कि मारपीट कर रहे हैं वो। उसके बाद क्या हुआ कि उनकी इस क्रिमिनल गतिविधि के लिए उनको फिर से पुरस्कार दिया गया, और पुरस्कार के रूप में उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई कि कोविड आ गया, अब आप इसका इंचार्ज बन जाए पूरे भी। हाँ, मतलब उस समय आप कोविड के नोडल ऑफिसर बना दिए। कोविड क्यों? क्योंकि अनअकाउंटेड मनी आ रहा था उसमें, और बहुत सारी खरीद हो रही थी, फरोख्त हो रही थी, कौन दवा किसको लग रहा है कोई नहीं जानना ना पहचाना, तो उन्होंने खूब लूटे उसमें पैसे। और अभी कैग के रिपोर्ट में वो अनियमितता सामने भी आई है। और उसके बाद क्या हुआ, इनको वहाँ पर ये सक्षम प्रशासक तो कभी थे नहीं, लोगों को सुविधाएं मिलने लगी, दवाइयों को बेचने लगा ये व्यक्ति, तो लोग कूद के भागने लगे, उसमें लोग जान की परवाह नहीं कर रहे थे, कूद के जान गंवाने को तैयार हो गए। जब ये पेपर में छपा तो इस महोदय को वहाँ से हटा दिया गया, मेडिकल सुप्रिटेंडेंट जी को, के गुप्ता जी को, और फिर और बड़ी जिम्मेदारी दी गई पुरस्कार स्वरूप कि आप इतने भ्रष्ट हैं और ज़्यादा बड़े भ्रष्ट बनिए। तो फिर अब उनको यहाँ का चिकित्सा अधीक्षक बना दिया गया। चिकित्सा अधीक्षक 2021 में इनको बनाया गया मई में, और 6 मई 2024 को इनके ज़्यादा से ज़्यादा तत्कालिक नियुक्ति का जो कार्यकाल है वो भी पूरा हो गया। 3 साल तक ये लगातार मई में पूरा हो गया, लेकिन कुलपति जी अभी भी इनको रखे हुए। कार्य क्या है कि कई सारी गलत गतिविधियां जो है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में चलती है, वहां से धन की उगाही कर ये कुलपति जी को धन पहुंचाते हैं, और इसीलिए
इनको कुलपति जी बनाए हुए हैं और इन पर लाख आरोपों के बाद भी, मेरे इतने सारे पत्रों के बाद भी, इतने सारे सबूतों के बाद भी एक अपराधी व्यक्ति पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अब चूंकि ये कुलपति जी से हैंड इन ग्लव्स हैं, लंगोटिया यार हो गए हैं उनके, और हर राजदार हो गए उनके हर कुकर्म के, तो उसकी वजह से अब ये मन बढ़ू भी हो गए हैं। कानून बीएचयू के एक्ट और इंस्टीट्यूट को जब ऊपर वाले उनके गुरुजी हैं, जब कुलपति जी नहीं मानते तो उनके चेला कहाँ मानेंगे। अब वो हृदय विभाग से जो है वो खुन्नस निकाल रहे हैं। क्या किया कि देखिए, आज कोई भी एक व्यक्ति जो थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा हो, सबको पता है कि हृदय की बीमारियां जो है बहुत तेज़ी से भारतवर्ष में बढ़ रही है जी। वो पोस्ट कोविड काल में, पोस्ट वैक्सीनेशन काल में ये और तेज़ी से बढ़ी है। और आंकड़े कहते हैं कि अगले 6 सालों में, यानी 2030 तक ये 50% से आज की तुलना में बढ़ जाएंगे, यानी कि 1.5 गुना हो जाएगा जी। आज अगर जितना है उसका उससे 1.5 गुना हो, आज का 1 गुना मानेंगे तो आधे गुना और बढ़ जाएगा उस संख्या जी। और ये 6 साल में होने वाला है चीज़। हर तीसरा व्यक्ति जिनकी मौत इस देश में हो रही है, उत्तर प्रदेश में हो रही है या फिर बनारस में हो रही है जी, वो व्यक्ति हृदय रोग से ग्रसित होता है। और ये सरबराह व्यक्ति प्रोफेसर कैलाश कुमार गुप्ता, जो एक अपराधी है और भ्रष्ट भी है जी, वो ये कह रहे हैं कि हृदय विभाग को सीट की अब कम आवश्यकता है, अब उसको ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, हृदय विभाग को आवंटित 90 बेडों में से 49 बेड छीन लिए जी, और ये बेड एक ऐसे विभाग को दे दिए सुपर स्पेशलिटी विंग में, जो ना तो सुपर स्पेशलिटी है और जिनके पास पहले से इससे ज़्यादा बेड उनके पास थे पुराने अस्पताल में, सिर्फ इसलिए कि हृदय विभाग को बेड ना मिले। उनको अपने पुराने अस्पताल सुंदर अस्पताल में बेड थे इनको सर्जरी को, लेकिन वो जबरन हमारे दिए हुए बेड, हमको बेड किसने दिए थे, जो एक एलिजिबल बेड देने का अधिकार जिनको पास, यानी एक समिति इस संबंध में बनी थी जिसमें उनके भी एक सदस्य थे और मैं भी एक सदस्य था, बाकी 3 और सदस्य थे, जिन्होंने मेजॉरिटी से ये कहा कि डॉक्टर ओम शंकर का ये कहना है कि हृदय विभाग को 90 बेड मिलना चाहिए और संपूर्ण 4था तल्ला नए भवन में और आधा 5वां तल्ला मिलना चाहिए। उस निर्णय को इन्होंने नहीं माना। उसके बाद निदेशक महोदय ने 8 मार्च 2024 को यही निर्णय फिर से बताया, उनके आदेशों को भी नहीं माना। और ये दोनों जो बड़ी हैं और जो निदेशक महोदय हैं, इनसे पद में ऊंचे हैं और उन्हीं को बेड डिस्ट्रीब्यूशन का अधिकार है। इसलिए क्योंकि हॉस्पिटल से रिलेटेड जो भी डिसीजन लेते हैं, वो कमेटी जो देखती है उसका नाम है हॉस्पिटल मैनेजमेंट कमेटी, और हॉस्पिटल मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन जो है वो डायरेक्टर साहब होते हैं। और उन्होंने हृदय विभाग को बेड दिया और कहा कि संपूर्ण 4था तल्ला और आधा 5वां तल्ला मिलना चाहिए। और ये साहब मेडिकल सुप्रीम, जिनको कोई औकात नहीं है, न अधिकार है कानून के तहत, वो गुंडागर्दी के द्वारा जबरन हृदय विभाग के बेड दूसरे को दे दिया। अब इससे बड़ी अराजकता क्या हो सकती है जी। ये यहीं नहीं रुके, बल्कि कुलपति जी के साथ मिलकर इन्होंने जो अस्पताल है उसमें सबसे लाभकारी उसका जो विंग था, जो अस्पताल को रेवेन्यू देता था, सबसे ज़्यादा करोड़ों का हर साल फायदा होता था, उसको एक जैन साहब के मित्र को दे दिया। वो मित्र जिनकी कंपनी ब्लैक लिस्टेड है, पैथोलॉजी, हाँ पैथोलॉजी जी, और उस ब्लैक लिस्टेड कंपनी को उन्होंने ये दे दिए पैसे लेकर। भाई पैसे लेके ही लेंगे ना, और क्यों देंगे उससे, जो जिससे कि अगर वो विश्वविद्यालय की सोचते तो विश्वविद्यालय तो फायदे में चल रहा है उससे, तो किसी निजी व्यक्ति को क्यों दिया जाएगा। और उसने जितने भी दावे इसके लिए किए, एक तो उस कंपनी को इस संबंध में कोई एक्सपीरियंस नहीं था, अनुभवहीनता थी चलाने के लिए। दूसरी बात, वो जो जांच कर रहे हैं वो ज़्यादा दरों में कर रहे हैं, घटिया कर रहे हैं, और सही समय पर भी जांच उपलब्ध नहीं करा रहे रिपोर्ट, तो हर पैमाने से ठगा गया। तीसरी बात, जब हम लोग के 1.5 दशक से जारी स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार की क्रांति के बाद सरकार ने विश्वविद्यालय में और इंस्टीट्यूट के लिए बेहतरी के लिए जो पैसे दिए जी, उसको मरीजों की सुविधाएं बढ़ाने के लिए उपयोग करना था, उसको इन्होंने दुरुपयोग किस तरह से किया। जो जिस फ्लोर पर ऑलरेडी कोटा स्टोन और मार्बल्स लगे हुए थे, उस पर इन्होंने टाइल्स और ग्रेनाइट लगा दी
भाई दुनिया में ये अनोखा और अद्भुत होगा जहाँ पर कि टाइल्स और ग्रेनाइट जो है मार्बल्स के ऊपर और पोटास्टोन पे लगाया जा रहा है, उसको तो सिर्फ चमका दिया जाता है जिससे वो चमकने चमक लगता है, जाता जी। उसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये धन उगाही कुलपति जी और इसके मिलकर जो किए गए 60 करोड़ भ्रष्टाचार का एक खुली किताब है, जो कोई भी पढ़ सकता है, आकर देख सकता है। अभी ये इन्होंने क्या अभी सर आपने सवाल उठाया था कि आपके हृदय रोग विभाग में दूसरे मरीजों को भर्ती किया जा रहा है। हाँ, वो अब उसी बिंदु पर आ रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ कि जब ये 49 बेड हृदय विभाग से छीन लिए तो मरीजों के बेड की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई। तो उस प्रेशर में जब मैं आवाज़ उठाता रहा, आंदोलन करता रहा, तो इन्होंने क्या किया, मानकों की अनदेखी करके जबरन कुछ क्षतिपूर्ति करने की चेष्टा दिखाई जी। और मतलब सिर्फ दिखाई अखबारों में और एडमिनिस्ट्रेशन को कि मैं तो इसको इतना बेड दे रहा हूँ, ये गलत कह रहे हैं। अब वो कैसे चेष्टा दिखाई, जो हृदय विभाग को चौथे तले पर 3 क्यूबिकल में 8 यानी 24 बेड दिए गए, उसी में 2 और जबरन घुसेड़ दिए एनएमसी गाइडलाइन के विरोध जी, जिसमें घुसाया ही नहीं जा सकता, और उसको 6 बेड बढ़ा हुआ बता दिया। यानी कि पहले हृदय विभाग को यहाँ पर कुल मिलाकर 90 बेड थे, इन्होंने उसको घटा के पहले 41 कर दिए नए भवन में जी, 49 बेड छीनकर। उसके बाद क्या किया, 41 से और 6 जबरन बढ़ाकर जहां मानकों की अनदेखी करके 47 कर दिया जी। लेकिन अभी भी ये 90 के पास नहीं पहुंचा है। तो कहा 90 नहीं, मैं 60-61 पहुंचाता हूं। तो उसके लिए क्या किया इन्होंने कि हृदय विभाग के जो ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स है, जहां की संक्रमण एक बहुत बड़ा खतरा होता है, जहां पर लिमिटेड एक्सेस होता है लोगों का, ऑपरेशन थिएटर में हर जगह दुनिया में होता है, वहाँ इन्होंने जो मरीज को ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद जहाँ भर्ती होने वाले बिस्तर थे, उस पर इन्होंने बेड एडमिशन के आदेश दे दिए और कहा ये तो बेड बढ़ गया, मैं तो बेड बढ़ा के अब 61-60 कर दिया हूँ। ये ऊपर जब हमारे आंदोलन के बारे में प्रश्न पूछेंगे, नहीं मैं तो वो तो गलत आंदोलन कर रहा है, मैं तो बेड बढ़ा दिया हूँ। तो इस तरीके से अनैतिक कार्य करके मरीजों के जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, एनएमसी के गाइडलाइन की अवहेलना कर रहे हैं, और इस तरह से पूरा का पूरा इनका कार्य जो है एक गुंडे, अपराधी और अराजक तत्व की तरह है, कोई प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा नहीं। अब तीसरी जो समस्या है हृदय विभाग में, यहाँ पर एक पहले से ही व्यक्ति है जो हमसे पूर्व विभाग अध्यक्ष थे, उन्होंने अपने समय में 2.56 करोड़ की खरीद की और उस खरीद में घोर अनियमितता की थी, यानी कि कम दाम पर जो खरीदी जा सकती थी उसको कई ज़्यादा गुने दामों पर खरीदी थी उन्होंने। इस अनियमितता के जब कुलपति जी आए थे, मैंने एक कमेटी द्वारा जांच के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई थी, और उस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने मेरे आरोपों को सही पाया कि जांच में घोर अनियमितता हुई है। उसके बाद उन पर सज़ा होनी थी, तो कुलपति जी ने डॉक्टर धर्मेंद्र जैन, वो भी जैन, ये भी जैन साहब हैं, इनको बचाने के लिए उन्होंने कहा कि अब ऐसा है कि आपने जो गलती कर ली, आगे से अगर कोई खरीद करिए तो उसमें नियमों का आप मतलब इस बार चोरी कर लिए कोई बात नहीं, अगली बार चोरी मत करिएगा आप। अब इस चोरी में जैन साहब के साथ सुधीर जैन साहब भी, धर्मेंद्र जैन साहब के साथ सुधीर जैन साहब भी कैसे संलग्न है वो बता रहा हूँ मैं। जब समिति ने ये कह दी कि ये जो खरीद हुई है वो गलत है, तो उस पर वेंडर से हर्जाना वापस वसूला जाना चाहिए, उस पर ब्लैक लिस्टिंग करना चाहिए। लेकिन उन्होंने क्या किया, सुधीर जैन साहब ने, जो कि कुलपति जी हैं, जैन साहब को न सिर्फ बचाया इससे, बल्कि उस वेंडर का भी पेमेंट कर दिया मेरे ऑब्जेक्शन के बाद भी, जबकि मैं विभागाध्यक्ष था। अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके उनको पेमेंट कर दिया। ये पेमेंट तभी हो सकता है जब वो आपको कुछ पैसे दिए हैं, और ये भी गंभीर विषय है, इससे ज़्यादा बड़ी अराजकता क्या हो सकती है। तो एक जैन साहब और जैन साहब ने मिलकर ये खरीद फरोख्त में, सामानों के खरीद बिक्री में घोर अनियमितता की। उसके बाद चूंकि इस जैन साहब का भी उस सुधीर जैन साहब से समन्वय स्थापित हो गया, इन्होंने खुलकर लूटना मरीजों को चालू किया। अब ये क्या करते हैं कि हृदय के बीमारी में जब नलियाँ सिकुड़ी हो तभी छल्ले लगा जाते हैं। इन्होंने कट्स लेने के लिए दलाली की लालच में वैसे लोगों को भी छल्ले लगा दिए जिनकी खून की नलियाँ बिल्कुल सही से, यानी कि नॉर्मल कोरोनरी आर्टरी में छल्ले लगा दिए। ये कानूनन रूप से अपराध है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि प्लेइंग द लाइफ ऑफ द पेशेंट।
और मनुष्य के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं आप। और इसके बाद जो इथिकल कमेटी है, अगर कोई ऐसा करेंगे तो उससे क्लियरेंस चाहिए, वो आपने नहीं लिया। उसके बाद ये उन मरीज के साथ भी धोखा है और उनका आर्थिक दोहन है, और उसके बाद भी ये रुके नहीं। अब वो क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दलाली के लिए कि जहाँ एक छल्ले से उस किसी बीमारी का उपचार हो सकता है, वहाँ 2 या 3 छल्ले लगाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा धन उनको कर्ज या दलाली के रूप में मिले। और अपने आप को लिखित तौर पे कहा कि मैं एक घटिया छल्ले लगाने का ही एक्सपर्ट हूँ, जबकि ऐसी कोई ट्रेनिंग घटिया, मैं भी एक कार्डियोलॉजिस्ट उसी की तरह ट्रेंड हूँ। कोई स्टेंट, पर्टिकुलर स्टेंट की ट्रेनिंग नहीं दी जाती किसी को। स्टेंट एक विधि होती है लगाने की, जिसकी ट्रेनिंग सबको मिलती है, उससे कोई भी स्टेंट आप लगा सकते हैं। उन्होंने लिखित तौर पर ऐसा बताया कि मुझे घटिया ट्रेनिंग के लिए, और इसका उन्होंने समर्थन किया ऊपर से रजिस्ट्रार साहब ने, ऊपर से कुलपति जी ने, और नीचे मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब ने कि हाँ ऐसे ही करिए, आप घटिया काम करिए, ताकि उस घटिया स्टेंट में ज़्यादा दलाली किया, और उस दलाली को सभी शेयर कर रहे थे। तो इस सिंडिकेट में सभी शामिल थे, और इस तरह से ऐसे घोर और गंभीर अपराधों के बाद भी कुलपति जी बार बार जो कमेटी गठित करवाई, मैंने कमेटी ने भी कहा कि इन्होंने मरीजों के साथ खिलवाड़ किया है जीवन से, और गलत स्टडी के बाद उसके बाद भी कोई उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की। तो इस सब समस्याओं को अगर आप देखेंगे तो कोई भी अंधा व्यक्ति भी कह सकता है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आज सुशासन नहीं, जैसा कि मोदी जी क्लेम करते हैं। ये उन्हीं का संसदीय क्षेत्र है जहां वो जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करते हैं। उस पूरे भ्रष्टाचार के बारे में मतलब मैंने मोदी जी को भी पत्र लिखा है, मैंने राष्ट्रपति जी को भी पत्र लिखा है, और इंटेलिजेंस और 20-21 दिन आंदोलन भी किया मैंने। तो मोदी जी को भी ये पूरे संज्ञान में है। तो मोदी जी भी ये नहीं कह सकते हैं कि मुझे ये ज्ञात नहीं है कि क्या भ्रष्टाचार चल रहा है, और कैसे ये महामना के आदर्शों की बगिया, लूट की, खसोट की, दलाली का और भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है, और कैसे यहाँ पर जंगल राज स्थापित हो गया है। डॉक्टर साहब आपके हाँ बोलिए। हाँ, उसके बाद क्या है कि ये बेड की कमियों से संबंधित जो था तो अब ये बेड की जो कमियां हैं, अगर यहाँ पर इतनी सारी परेशानियां और ये नहीं दे रहा है जो कुलपति और ये सब, तो मैं उसके बाद प्रधानमंत्री जी से सीधे गुहार किया हूँ, आपके संसदीय क्षेत्र स्थित BHU में ये तो आपके जितने भी आपने इनको स्थापित किया था कि आपके गरिमा को बेहतर करे, यूनिवर्सिटी की गरिमा को बेहतर करे और देश की गरिमा को बेहतर करे और समाज के निर्माण में अपनी भूमिका निभाए, वो व्यक्तित्व तो आपकी गरिमा को गिराया है, विश्वविद्यालय की गरिमा को गिराया है, देश को पीछे ले जाने की चेष्टा की है, युवाओं को पीछे ले जाने की चेष्टा की है, और उस विश्वविद्यालय को छला है, इसको अपराधियों और भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है और जंगल राज स्थापित कर दिया है। तो आपसे गुहार है कि आप सीधे तौर पर इसमें दखलंदाजी करें और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर एक 500 बेड का हृदय के लिए डेडिकेटेड अस्पताल बनाए, इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियक साइंसेज। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियक साइंसेज, देखिए कार्डियोलॉजी वैसे भी आज एक बहुत बड़ा और सबसे विकसित विभाग है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मरीजों की जान यहीं जा रही है। तो अलग अलग बच्चों के लिए अलग विभाग होता है, वहाँ पे स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ के लिए अलग विभाग होता है, उनके लिए इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी के लिए अलग विभाग होता है, और कार्डियक जो एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी उसके लिए अलग विभाग। तो इसके अपने एक कहने को एक विभाग है, इस विभाग के अंदर ही कई विभाग हैं। इस संपूर्ण को विकसित करने के लिए पूरी दुनिया का एक आधुनिक अस्पताल 500 बेड का डेडिकेटेड कार्डियक सेंटर यहाँ बनवाकर आप अपनी गरिमा को भी बढ़ाएं, विश्वविद्यालय की गरिमा को भी बढ़ाएं, आम जनता जो आपके वोटर्स हैं और आसपास से लोग आते हैं वो यहाँ पर अपनी जान की सुरक्षा कर पाएँ। इसके लिए तुरंत अगला बजट आने वाला है, इसको अपने बजट में आप इंक्लूड करें और अगले बजट में इसकी घोषणा करें कि मैं अभी आने पर भी घोषणा कर सकते हैं, आप बजट को तो साथ में इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये एक मैंने निवेदन किया है। और चूँकि हृदय की बीमारियां जो है अगले आंकड़ों के हिसाब से अगले 6 सालों में 1.5 गुनी होनी है, तो ये समस्या पूरे देश की है। तो मैंने पूरे देश के लिए कहा है कि 50 और डेडिकेटेड कार्डियक सेंटर पूरे देश में बनवाएं,
कोविड काल की तरह जो है, आप इंतजार न करें कि कोविड होगा तब हम ऑक्सीजन और दवाएं और अस्पताल ढूंढने लगेंगे। आप अभी से, चूंकि अगले 5-6 सालों में ये समस्या आपके सामने एक विकराल रूप खड़ी होने जा रही है लेकर, और आप ही 5 साल प्रधानमंत्री भी रहने वाले हैं, तो इस समस्या को आज से देखना शुरू करें और अगले 5 सालों में पूरे देश के अंदर हर बजट में 10-10 जो है अस्पताल देकर 10, 12, 15 जो भी हो सके, आप जो है पूरे देश में ये युद्ध स्तर पर इसकी तैयारी कर लें कि आप कैसे अगले 5 या 6 सालों में इस विकट परिस्थिति को सामना करेंगे और कैसे आप अपने देश के नागरिक की जान बचाएंगे। ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि आधी बीमारी तो युवाओं में हो रही है, यानी कि 50 साल से कम आयु वर्ग के ज़्यादातर आधे लोग इस वजह से मर रहे हैं, और हर तीसरा व्यक्ति जिसको हार्ट अटैक हो रहा है उसकी आयु तो 40 साल से भी कम है। यहाँ तो बच्चे 10 साल 12 साल और पता नहीं कितने कैसे कैसे बच्चे आते हैं, ये सब भी अगर हाल फिलहाल में हमने देखे हैं। तो अब इस गंभीर समस्या को युद्ध स्तर पर लीजिए, ये आपके पॉलिसी मेकिंग का एक महत्वपूर्ण एजेंडा होना चाहिए, और पूरे देश में और BHU में तुरंत इस पर अपनी एक्शन कमेटी को, नीति आयोग को संदर्भित करें और इस पर कार्रवाई करें, और इससे आपकी गरिमा बढ़ेगी, विश्वविद्यालय की गरिमा बढ़ेगी, लोगों की जान बचेगी और सबका भला होगा। अभी जो विभागाध्यक्ष बनाए गए हैं कार्डियोलॉजी के, वो उस पद की डिग्री रखते हैं सर? नहीं, बिल्कुल नहीं रखते हैं, उनकी नियुक्ति ही अवैध है। और जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडवर्टीजमेंट हुआ था पोस्ट के लिए, तो उसके लिए जो कंपलसरी जो उसके लिए डिग्री चाहिए थी वो DM कार्डियोलॉजी और फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल कॉलेज। अब 2 चीज़ें हैं इसमें, DM कार्डियोलॉजी होना चाहिए और रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल कॉलेज। तो उस समय की नियुक्ति, उस समय 3 लोगों की नियुक्ति हुई, जिसमें एक मैं था, एक दूसरे महाशय जिसके भ्रष्टाचार की अभी कहानी डॉक्टर प्रोफेसर धर्मेंद्र जैन की कहानी बताई, तीसरे महोदय ये हैं जो अभी विभाग अध्यक्ष बनाए गए हैं। इनके पास DNB की डिग्री है और मांगी गई थी DM की डिग्री। तो DNB का डिग्री वाला DM की डिग्री में कैसे हो गया? तो ये इसको तो अवैध नियुक्ति ही कही जाएगी। और जब नियुक्ति जो व्यक्ति का अवैध है, वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के विभाग अध्यक्ष कैसे बन सकते हैं? वो तो यहाँ से पद से निकाल कर उनसे पैसे की रिकवरी की जानी चाहिए कि उनकी नियुक्ति ही अवैध है। और उनकी नियुक्ति की गई मेरे जैसे वैध अकेले व्यक्ति को हटाकर, जो कि विभाग अध्यक्ष उस समय ये कहकर कि मैं अनअवेलेबल हूँ, मैं उस समय आंदोलन पर था और 24 घंटे अस्पताल में था। आप जैसे कई सारे मित्रों ने इंटरव्यू लिया है, देखा है, अपने कैमरों में कैद किया है। मैं अपने ही कमरे ऑफिस में बैठा था लगातार 21 दिनों तक, और सब दिन 200-300 मरीजों को सेवा दी। पूरे सुबह से लेकर शाम रात 12-1 बजे तक दी। सुबह उठ के 5-6 बजे लोग आ जाते थे। अपने जितने भी दायित्व थे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, सबका निर्वहन किया मैंने। कोई काम रोक के मैंने कोई आंदोलन नहीं किया। ये जो था कोई हड़ताल नहीं थी, आंदोलन था। आंदोलन आम जनता को स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार दिलवाने के आंदोलन था, इसलिए काम रोकना कहीं नहीं था उस पर। तो मैंने कहा कि आप जो मुझे कह रहे कि मैं अनुपलब्ध था वहाँ पर, तो आप साबित करें कि कैसे मैं अनुपलब्ध था। आप मेरी अटेंडेंस शीट देखें, सब पे साइन है। मेरा पेंडेंसी ऑफ फाइल देखें, वो 0 है। आपने जो हमारे गेट के बाहर 4 गार्ड राउंड द क्लॉक 24 घंटे लगाए, उनसे पूछिए कि मैं अवेलेबल था या अनअवेलेबल। उसके बाद 4 कैमरे बाहर लगाए हैं 4 कोने से, उस कैमरों को देखिए कि मैं अवेलेबल था या अनअवेलेबल था। आपको रोज़ इंटेलिजेंस रिपोर्टिंग होती है, BHU की खुद की इंटेलिजेंस है, उस रिपोर्टिंग को देखिए। आप मीडिया रिपोर्टिंग देखिए, आप बाहर के LIU रिपोर्टिंग देखिए, IBU की रिपोर्टिंग देखिए, सबकी रिपोर्टिंग देखिए। उसके बाद आप ये दिखाइए कि मेरी सैलरी स्लिप में कहाँ मैंने लीव अप्लाई किया है। फिर आपने पूरी सैलरी दी है मुझे, तो मैं अनुपलब्ध कैसे था? और अगर मैं अनुपलब्ध था तो फिर आपने मेरे पर कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर मैं एब्सेंट था तो आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी। तो आपके विरुद्ध आपने भी कोई कार्रवाई भी नहीं की, तो इसका मतलब है कि मैं उपलब्ध करने के जो आप ग्राउंड करें पूरा फ्रॉड है और सरासर गलत है। आपने यानी कि जो भी आपने कार्रवाई की उसका एक पर्पस था, और वो पर्पस था विभाग में होने वाली बहाली। 4 पदों पर बहाली नियुक्ति होनी थी, और उस नियुक्ति में
आपने 4 पदों के बदले अपने एक फेवरेट कैंडिडेट को नियुक्त किया। 3 जो पद थे जिसमें गोल्ड मेडलिस्ट जैसे कैंडिडेट यहीं से पास किए हुए, उनको आपने नॉट कॉन्स्टेबल बता दिया। इससे ज़्यादा अवैधता क्या होगी? ये तो गंभीर प्रश्न है यहाँ के जो होने के संस्था के ऊपर, यहाँ के विभाग के टीचर्स के ऊपर, यानी कि सारे लोग जो है सुटेबल नहीं है। आप एक अपराधी, एक भ्रष्टाचारी, आप ही एक यहाँ पर योग्य और सुयोग्य और उसको सक्षम व्यक्ति हैं जी। उसके बाद आपने जितने भी कार्य किए, जो आपका कार्य था, उस कार्य में आपने इमरजेंसी पावर का दुरुपयोग किया। इमरजेंसी पावर के दुरुपयोग के लिए विश्वविद्यालय ने पहले ही ये उस कंडीशन में किया, ये सामान्य स्थिति के लिए नहीं है। इमरजेंसी पावर नाम ही इमरजेंसी जी। रोजमर्रा के काम के लिए, नियुक्तियों के लिए ये नहीं होता है। ये कोई भी अंधा व्यक्ति भी आपको बता देगा। लेकिन आपने सारी नियुक्तियों में अवैध नियुक्तियां इसी कानून का दुरुपयोग करके किया है। इसके कानून से आप नियुक्तियां नहीं कर सकते। ये सिर्फ विश्वविद्यालय का कानून नहीं करता, बल्कि यही एचआरडी मिनिस्ट्री ने 2001 और 2015 में पत्र लिखकर आपको बताया, विश्वविद्यालय को बताया, जबकि सरकार यही सरकार थी। इसी सरकार ने बताई कि ऐसी नियुक्तियां आप रेगुलर नहीं कर सकते। आपने नियुक्तियां तब भी की जब गर्मी की छुट्टियां थी। तो भैया गर्मी की छुट्टियां में कौन से स्टूडेंट पढ़ने आते हैं और कौन से टीचर का क्राइसिस पैदा हो गया वहाँ पर? आप तभी की जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ था। भाई चुनाव चल रहे थे, तो उस समय कौन से आपको इमरजेंसी आ गई कि नियुक्तियाँ कर रहे हैं? और अगर वो इमरजेंसी थी तो एक विभाग के पूरे विभाग में आपने किसी को भी प्रमोट नहीं किया जी। अगर उनके पद पे पहुंचना, हेड बनना ज़रूरी था तो आपने, या कोई भी जो इतनी आवश्यकता थी, तो आपने पूरे के पूरे विभाग को आयोग किया। वो विभाग में पढ़ने वाले ज़्यादातर लोग इसी विश्वविद्यालय के पढ़े लिखे हैं, इसी के गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं उसमें कई। आपने उसको भी आयोग घोषित कर दिया कि आपकी अयोग्यता क्या भ्रष्टाचार है कि जिसने पैसा पहुंचाया उसका प्रमोशन होगा और जिसने पैसे नहीं दिए उसको प्रमोशन नहीं होगा। जिसने पैरवी की उसका प्रमोशन होगा और जिसने नहीं की और नहीं कर पाए, जो अक्षम है, ये नहीं कर सकते हैं, जो मेरिट हैं वो सब अयोग्य हैं आपके हिसाब से। ये तो बहुत ही गंभीर विषय है और आपकी योग्यता और अयोग्यता का जो पैमाना है ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे में विश्वविद्यालय के विनाश कि अगर आपने कसम खा ली है तो आपके जैसे जो घोर आपराधिक व्यक्ति हैं उसको जेल जाने की आवश्यकता है। आप इतना आवाज़ उठा रहे हैं विश्वविद्यालय में अनियमितता के खिलाफ, नाम ले के कुलपति साहब का, चिकित्सा, आपको डर नहीं लगता साहब? देखिए, डर किस चीज़ का? जीवन और मौत तो एक सच्चाई है, जो भी आया है वो जाएगा ही। हर व्यक्ति का एक कर्तव्य होता है जी। और मुझे लगता है कि आप जीने के समय अपने उसी से जाने जाते हैं और मरने के बाद भी उसी के लिए जाने जाएंगे। जो चीज़ हमारे वश में नहीं है, जो अवश्य संभावी है, उससे डरना किस चीज़ का? जब मैं जगा हूँ, जब मैं जिया हूँ और जी रहा हूँ, अगर कोई गलत कार्य हो रहा है और मैं इस पर चुप हो रहा हूँ, यानी मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे डर इस चीज़ से लगना चाहिए जी। अगर हमारे आसपास भ्रष्टाचार हो रहा है और मैं उसे होने दे रहा हूं, तो मुझे उससे डरना चाहिए। अगर कुछ गलत कार्य कोई कर रहा है और किसी का शोषण कर रहा है और आप अपने आँखों से देख रहे हैं कि गलत इलाज हो रहा है, उससे डरना चाहिए कि मैं ऐसे गलत कार्य को नहीं रोक पा रहा हूं। अगर कोई कुलपति जैसे पद पर बैठकर किसी मेडिकल सुप्रेंट और किसी हृदय रोग विशेषज्ञ के साथ मिलकर विश्वविद्यालय को लूट रहा है और आप चुप हैं, तो आपको अपने आप पर ग्लानि और डर होना चाहिए कि ऐसे भ्रष्टाचार को मैं क्यों नहीं रोक पा रहा हूँ। डर जीने और मरने से क्या है? डरना किस चीज़ से है? मौत तो अवश्य संभावी है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी जांबाजी, आपकी बहादुरी को सलाम। साथियों, आपने देख लिया, सुन लिया बीएचयू में किस कदर भ्रष्टाचार कायम है। यदि इतने गंभीर आरोपों पर भी जांच नहीं होती है तो जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के खिलाफ जो सरकार का नारा है वो थोथा साबित होगा। इस पर जांच होनी चाहिए। यदि डॉक्टर ओम शंकर गलत हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई हो, यदि डॉक्टर के गुप्ता और प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन गलत हों तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस विश्वविद्यालय की स्थापना
जिस महामना मदन मोहन मालवीय ने की थी वो इसके लिए नहीं की थी, भ्रष्टाचार के लिए। उन्होंने एक एक इंच ज़मीन, एक एक रुपए का सिक्का भीख मांगकर इस बड़े प्रतिष्ठान की स्थापना की। इसकी साख, इसकी गरिमा, इसकी प्रतिष्ठा बचाना हम सभी का कर्तव्य है, जो डॉक्टर साहब भी कर रहे हैं, और अपनी जान की, अपनी नौकरी की परवाह किए बिना। आज बस इतना ही, मिलेंगे अगली कड़ी में किसी अन्य चर्चा के साथ। तब तक प्रणाम।